हेलो डियर। आज हम लोग वेलोसिटी पे थोड़ा और बात करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों पे बात किया था, जैसे कि अगर पोजीशन के लिए इक्वेशन या एक्सप्रेशन गिवन हो, फंक्शन गिवन हो, तो फिर वहाँ से वेलोसिटी का फंक्शन कैसे पता किया जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से था। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम अपीयर कर रहे हैं तो वैसे में वो सफिशेंट होता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले हैं, जैसे कि नीट हो गया या आईटी जेई हो गया, तो वैसे सिचुएशन में उतना इन्फॉर्मेशन सफिशेंट नहीं होता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है, जाननी होती है, और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है। तो आज के इस वीडियो में, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, ठीक उसका उल्टा करने वाले हैं हम। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर कोई फंक्शन गिवन हो फॉर पोजीशन, मान ले एक बॉडी का पोजीशन, एक बॉडी है, उस बॉडी का पोजीशन एंड इट इज़ गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के फंक्शन में इट इज़ गिवन, लेट अस से इट इज़ टी क्यूब। कहने का मतलब ये है कि बॉडी, मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यहाँ पर इनिशियली था, मतलब टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो में ये यहाँ पर था, टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो में इसका जो पोजीशन था वो पोजीशन 0 मीटर था फॉर एग्जांपल। इसीलिए x इज़ इक्वल टू टी क्यूब, टी का वैल्यू जब ज़ीरो होगा तो x का वैल्यू ज़ीरो, टी टाइम को इंडिकेट कर रहा है और x पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। एंड थोड़ी देर बाद ये 1 सेकंड जब टाइम हुआ, टाइम इज़ इक्वल टू 1 सेकंड, तो उस समय इसका पोजीशन होगा 1 मीटर, क्योंकि 1 का क्यूब इज़ 1। और टाइम जब 2 हुआ, t इज़ इक्वल टू 2, उस समय इसका पोजीशन 8 मीटर हुआ, 2 का क्यूब जो है दैट इज़ इक्वल टू 8। और टाइम जब 3 सेकंड हुआ तो बॉडी जो है, ये बॉडी 27 मीटर में पहुंचा है। तो इसका मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका मोशन है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, अगर हम इसी चीज़ को हम यहाँ ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इस चीज़ को पहले तो ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ ये जो है ये कुछ मान लें कि टी क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टी क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज़ इक्वल टू टी क्यूब। देखिए यहाँ पर ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वर्टिकल एक्सिस जो है पोजीशन विच इज़ x उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है विच इज़ x इज़ इक्वल टू टी क्यूब। वेल, तो यहाँ से जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से जो है हम वेलोसिटी के लिए फंक्शन बना सकते हैं, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स डी टी। मतलब ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम, उसे टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो फिर हमें वेलोसिटी के लिए फंक्शन मिल जाता है। इसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 3 इसे पहले लिखना होता है, मल्टीप्लाइड विथ दिस t टू दी पावर 3 जो है पावर में उसे 1 घटा देना होता है, तो टी स्क्वायर 3t स्क्वायर्ड हो गया वेलोसिटी का फंक्शन। इस वेलोसिटी के फंक्शन को भी हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। चलिए, इस वेलोसिटी के फंक्शन को हम लेट अस से, ये जो फंक्शन हमें मिला, वेलोसिटी का फंक्शन जो हमें मिला वो फंक्शन कुछ इस तरह से है विच इज़ टी 3t स्क्वायर्ड। सो ये जो है ये है 3t स्क्वायर्ड। ऑब्वियसली ये स्केल में नहीं है, आप समझ जाइए चीज़ों को, यहाँ पर ये 3t स्क्वायर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, और इसका मतलब ये बनता है कि जब टाइम इज़ इक्वल टू 0 तो 3t स्क्वायर्ड हो जाएगा 0, तो इस जगह पे वेलोसिटी जो है ये 0 मीटर पर सेकंड होगा। मान लेते हैं हर मेज़रमेंट एसआई में हो रहा है, और हो भी रहा है, ये हम सेकंड में मेज़र कर रहे हैं इसे टाइम को, और डिस्टेंस को मीटर में मेज़र कर रहे हैं। टाइम इज इक्वल टू 1 जब होगा तब वेलोसिटी इज इक्वल टू 3, दैट मीन 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड ही लिख देता हूँ। और उसी तरह से मान ले कि टाइम इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इज़ 12, 12, सो 12 मीटर पर सेकेंड इस समय। और जब टाइम का वैल्यू हो जाएगा 3 तो उस समय ये वैल्यू निकल के आएगा 27, 3 स्क्वायर इज़ 9, 9 इंटू 3 इज़ 27, तो ये 27 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा उस समय, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये इसका मीनिंग निकल के आता है, और उसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो पोजीशन के फंक्शन से वेलोसिटी के फंक्शन में पहुँचने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है।
हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो इसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। इसका मतलब अगर वेलोसिटी का फंक्शन गिवन हो और हमें पोजीशन का फंक्शन पता करना हो तो हम वेलोसिटी के फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। अगर आप ग्राफिकली इसका मतलब देखना चाहते हैं तो देखिए, इस फंक्शन को टी क्यूब फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें 3t² मिला। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है, सबसे पहले इस एग्जैक्ट मीनिंग को आप एक बार देख ले रिवीजन के तौर पे। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन वाले 3 वीडियोज़ जो थे उनमें हम लोगों ने इस पर डिटेल्स में बात किया है। आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा। तो ये इंडिकेट करता है कि लेट अस से किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, लेट अस से इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ये वाले पॉइंट ऑफ टाइम में, यहाँ पर इस पॉइंट में टी क्यूब ग्राफ में इस पॉइंट में जो स्लोप बनेगा, स्लोप मतलब ढलान, ये ज़्यादा ढलान है, ये कम ढलान है, ये जो स्लोप बनेगा यहाँ पर, दैट स्लोप इज़ इंडिकेटेड बाय, या फिर वो स्लोप जो है उसका वैल्यू जो होगा, उसका वैल्यू रिप्रेजेंटेड होगा इस वैल्यू से, उसका वैल्यू होगा इतना उसका वैल्यू होगा। और उसी तरह से किसी दूसरे टाइम को अगर हम कंसीडर करते हैं, लेट अस से ये वाला टाइम को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ इस पॉइंट में जो इसका स्लोप होगा, दैट स्लोप, उसका वैल्यू जो होगा इस लेंथ के बराबर होगा। सो ये इसका मीनिंग है। सो डिफ्रेंशिएट करने का ये मतलब बनता है, इसे याद रखिए आप, आगे काम आएगा। अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए, इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है, एक तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें कोई रेंज नहीं पता होता है। हम कह सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब ये 3t², इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा तब हमें ये मिलेगा। जब हम इंटीग्रेट करते हैं और हमें रेंज पता नहीं होता है टाइम का, कहाँ से कहाँ तक, तो उस समय जो इंटीग्रेशन होता है उसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहा जाता है। वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअली हमें इस ग्राफ से इस ग्राफ तक पहुँचाता है, नॉट एग्जैक्टली बट ये पहुँचाता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन रहे तो हम इस ग्राफ तक पहुँच सकते हैं, 3t² से t³ ग्राफ तक पहुँच सकते हैं। देखिए, जब इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे हम लोग पहले, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों काम आता है। वेलोसिटी के फंक्शन से पोजीशन के फंक्शन तक पहुंचने के लिए कभी कभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ लिया जाता है और कभी कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ लिया जाता है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हो सके क्या ज़रूर से आप इंटीग्रेशन वाले वीडियोस को देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपने देखा होगा। अगर फिर भी नहीं देखा होगा तो आप जो चीज़ें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आता है तो उसको अभी साइड पे रखिएगा और बाकी चीज़ों को समझिएगा, और फिर आगे चल के जो प्लेलिस्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोज़ को ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर इन डेप्थ हम लोगों ने एनालिसिस किया है और बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेशन पे हम लोगों ने बात किया है। तो देखिए, जब हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब इस फंक्शन को, वेलोसिटी के फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन मिलेगा। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला फंक्शन है, हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना होगा। वेलोसिटी का जो फंक्शन है उसके साथ ऑब्वियसली जिसके रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया था x को, वही वाला टर्म को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है। सो v इंटू dt या v dt, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन हमें मिलता है। इसे कहा जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ जो हमने एग्जाम्पल लिया था। इंटीग्रेशन ऑफ 3t², ये v का जो वैल्यू है, v का जो फंक्शन है 3t² dt, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x मिलेगा। एंड दिस इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दिस इज़ इनडेफिनेट, ये जो हम देख रहे हैं दिस इज़ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। वेल, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखिए, इसे सॉल्व करते हुए हमें मिलता है, ये 3 तो कांस्टेंट है। हमने रूल्स पर भी चर्चा किया, कुछ बेसिक टर्म्स का, बेसिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पे भी बात किया है। तो वो 4 वीडियोस हैं इंटीग्रेशन के, उन चारों को आप ज़रूर से देख लीजिएगा। सो ये 3 जो है कांस्टेंट के तौर पे ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और t² dt, इसे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। यहाँ पर ये जो t का स्क्वायर है तो यहाँ पर ये एक जुड़ जाता है और ये t³ बन जाता है।
टी क्यूब बन जाता है और यही वाला पावर जो है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। देखिए इस चीज़ को डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा, सिर्फ इस चीज़ को हम देख रहे हैं, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाइड होगा और t⁻3 - 1 तो ये t² हो जाएगा और यही वाला 3 जो है जो यहाँ पर अपीयर करेगा वही 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा और वो t² बन जाएगा। इसीलिए जब t² dt को इंटीग्रेट किया जाता है तो हमें मिलता है t³ / 3। वेल तो ये क्या बन गया, ये बन गया t³। हाँ एक चीज़ यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, और यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका मतलब क्या है अभी बात करते हैं, फिलहाल तो मैं इसे लिख लेता हूँ। सो ये जो है ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा t³ + 3। देखिए जैसे हम लोगों ने बात किया था कि t³ को डिफरेंशिएट करने से हमें 3t² मिलता है, तो 3t² को इंटीग्रेट करने से t³ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर t³ मिलता तो है लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एडेड रहता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपको समझना है तो वापस आना होगा इस फिगर में वापस आते हुए हमने क्या देखा था कि t³ को अगर हम डिफरेंशिएट करने का मतलब हर पॉइंट में जो स्लोप है, ढलान है, वो कितना है उसे जो इंडिकेट करेगा ग्राफ वो होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो 3t² उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मान लेते हैं हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को अगर थोड़ा ऊपर नीचे हम शिफ्ट करते हैं, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ऐसे हमने थोड़ा सा ऊपर इसे शिफ्ट कर दिया। सो बेसिकली आप देखें हमने फंक्शन तो t³ ही था, फंक्शन जो था t³ ही है, लेकिन उसके साथ एक वैल्यू हमने जोड़ दिया, ये वाला इतना जो लेंथ है, ये जो वैल्यू है, लेट अस से ये वैल्यू है फॉर एग्जांपल ये है वैल्यू है k, सम कांस्टेंट k, ये जो हाइट है। सो ये फंक्शन बन गया t³ + k। हर एक पॉइंट देखें k घर ऊपर गया है, इस तरह से हर एक पॉइंट k घर ऊपर गया है अगर हम ऊपर की तरफ इसे शिफ्ट करते हैं तो अब आप देखें अगर डिफरेंशिएशन की हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा था, यहाँ इस पॉइंट पे जो स्लोप है उसे जो रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ वही होगा उसका डिफरेंशिएशन, वही फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन होगा, या जो हम कह सकते हैं डेरिवेटिव होगा। अब आप एक चीज़ देखें, इसे अगर हम इसके ठीक ऊपर चले जाते हैं यहाँ इस जगह पे, तो यहाँ पर जो स्लोप है तो यहाँ पर भी तो वही स्लोप है, हमने जस्ट उसी ग्राफ को ऊपर की तरफ धकेल दिया है। इसका मतलब ये है कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इसका भी सेम डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ठीक ऊपर 2 पॉइंट्स अगर हम कंसीडर करते हैं, ये टाइम t में 2 पॉइंट्स हमने कंसीडर किया t³ ग्राफ में और t³ + k ग्राफ में। k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 1.5 7.9 कुछ भी हो सकता है, सम कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों ही पॉइंट्स में जो स्लोप है, दोनों ही पॉइंट्स का स्लोप जो है एग्जैक्टली सेम है, तो उन स्लोप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन ढलान को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू होगा वो तो सेम ही होगा। मतलब t³ + k का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जैसा जो वैल्यू आएगा, जो फंक्शन आएगा डिफरेंशिएशन में, जो जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं, सो t³ + k का डेरिवेटिव और t³ का डेरिवेटिव एग्जैक्टली सेम होगा। मतलब दोनों के लिए जो डिफरेंशिएशन करने से हमें जो फंक्शन मिलेगा वो 3t² ही मिलेगा। इसका मतलब 3t² को इंटीग्रेट करने से हमें ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। That's why t³ + c, this c is indicating that constant। यहाँ पर k के जगह अगर c कहते तो इसके साथ मैच कर जाता, this c is that constant। सो ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हमें तो भाई यहाँ पर हमें तो जो पोजीशन का फंक्शन है वो पोजीशन का फंक्शन तो प्रॉपरली मिला नहीं। हाँ, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से फंक्शन प्रॉपरली मिलता नहीं है, यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। जैसे कि इस केस की अगर बात करें तो इस केस में हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर गिवन हो, सो यहाँ पर मान ले एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि इस सिचुएशन में इट इज़ गिवन दैट एट t = 0 x = 0। लेट अस से आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप देख ले यहाँ पर t = 0 में पोजीशन जो है 0 है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सो इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर x का
विच इज़ पोजीशन का हम एग्जैक्ट फंक्शन पता कर सकते हैं। वेल, इसके लिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से हमें जो फंक्शन मिला था वो फंक्शन था x इज़ इक्वल टू टी क्यूब प्लस सी। अब ये इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, इस इन्फॉर्मेशन को हम अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो x का वैल्यू 0 है और t का वैल्यू 0 है, तो टी क्यूब भी 0 हो गया प्लस सी। इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज़ 0। द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 बन गया। जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 बन गया, सो x का जो फंक्शन बना दैट फंक्शन इज़ टी क्यूब। ये सी का वैल्यू तो 0 हो गया। तो इस तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हम प्रॉपर एक्स का जो फंक्शन है, पोजीशन का जो फंक्शन है, उस फंक्शन तक पहुंच सकते हैं। वेल यहाँ पर एक बार मैं वापस आता हूँ। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसा होता कि एक सेकंड में उसका पोजीशन जो है वो गिवन होता, या फिर 2 सेकंड में जो पोजीशन है वो गिवन होता, लेट अस से 2 सेकंड में जो पोजीशन वो गिवन होता, तो भी हम यहाँ से पता कर सकते थे कि एट t इज़ इक्वल टू 2 x इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 8 पुट करते हम और t क्यूब के जगह 2 का क्यूब विच इज़ 8, तो 8 इज़ इक्वल टू 8 प्लस सी। यहाँ से भी हमें c का वैल्यू 0 मिलता और हमें फाइनल जो फंक्शन है पोजीशन का, वो फंक्शन हमें यहाँ से मिल जाता। सो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें एक रेंज दिया रहता है कि आप पता करें टाइम, फॉर एग्जांपल टाइम 1 से लेके टाइम 2 तक, टाइम 1 से लेके टाइम 2 तक जो इसके पोजीशन में चेंज हुआ है वो पता करें। तो यहाँ पर अगर टाइम का इनिशियल वैल्यू और टाइम का फाइनल वैल्यू गिवन हो, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है और जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन होता है, वो जो वेरिएबल है यहाँ पर टाइम, वो टाइम का अगर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू गिवन हो तो हम वहाँ से चेंज इन पोजीशन पता कर सकते हैं। पोजीशन का फंक्शन नहीं, चेंज इन पोजीशन वहाँ से पता कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने वो वीडियो देखा था कि y इंटीग्रेशन इज़ अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा। इसका मतलब ये होता है कि दो टाइम का पॉइंट या एक टाइम का पीरियड हमने कंसीडर कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर ये वाला जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव वाला जो कर्व है, वो कर्व या वो जो ग्राफ है, वो टाइम एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर करता है, सो दिस एरिया, वो टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करता है, दैट एरिया इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर चले जाएं इस पॉइंट तक, यहाँ से ऊपर चले जाएं इस पॉइंट तक, चलिए यहाँ तक चले जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक चले जाते हैं। सो ये जो एरिया होता है, दैट एरिया, वो एरिया हमें क्या देता है? वो एरिया हमें देता है ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये कट रहा है, ये जो पॉइंट है और जहाँ पर ये कटेगा, ठीक से दिखेगा नहीं इसीलिए मैं थोड़ा सा साइड हटा के ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो 2 पॉइंट्स है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए हमें जितना ऊपर चढ़ना होगा, जितना ऊपर डिस्टेंस चढ़ना होगा, उसे ये एरिया, उसका मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर होता है। ये दोनों सेम होता है, इसका लेंथ और इसका एरिया। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें क्या मिलता है? हमें ये जो ग्राफ है, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जिसे हम इंटीग्रेट करेंगे, जिस रेंज में इंटीग्रेट करेंगे, तो वहाँ वो फंक्शन उस रेंज में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करता है, वो एरिया हमें देता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। और उसका एक और मतलब ये निकल के आता है कि जिसका वो डेरिवेटिव है, मतलब 3t² जिसका डेरिवेटिव है, किसका है? t³ का डेरिवेटिव है। पोजीशन के फंक्शन का डेरिवेटिव है वेलोसिटी का फंक्शन। तो वो जो वेलोसिटी का फंक्शन है जिसे हमने डेफिनेटली इंटीग्रेट किया, वो जिसका डेरिवेटिव है उसके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वो वर्टिकल डिस्टेंस हमें देता है। ये एरिया उस वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें ये एरिया मिलता है और वो इसके बराबर होता है, इस हाइट के बराबर होता है। अब आप गौर से देखें, जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे 3t² का मतलब वेलोसिटी के फंक्शन का, तो हमें एरिया मिलेगा और उसका मतलब ही ये बनता है कि यहाँ पोजीशन
पोजीशन वाला जो ग्राफ होगा, पोजीशन वाले ग्राफ में इस टाइम से लेकर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, हॉराइजॉन्टल वर्टिकली जितना इंक्रीमेंट हुआ है, और वर्टिकल इंक्रीमेंट हमें ये बताएगा कि इस पहले टाइम में लेट अस से दिस इज t1, सो t1 समय में इसका जो पोजीशन था यहाँ पर लेट अस से x1, और t2 समय में इसका जो पोजीशन था विच इज़ x2 लेट अस से, तो ये x1 और x2 के बीच का जो डिफरेंस होगा, हेंस x2 माइनस x1 वो वैल्यू देगा पोजीशन का जो डिफरेंस है, चेंज इन पोजीशन जो है, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है t1 से t2 समय में, जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, t1 समय में बॉडी x1 में था, t2 समय में बॉडी x2 में पहुंचा, सो x2 माइनस x1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब t1 समय से लेके t2 समय तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, लेट से 1 से 2 सेकंड, इस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। इस पीरियड में हम डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहते हैं 1 से 2 सेकंड तक। आप देख ले 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है ना, 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अब इसी चीज़ को हम इंटीग्रेशन के मदद से पता करेंगे। सो वेलोसिटी का जो फंक्शन है, वेलोसिटी का जो फंक्शन है विच इज़ कहाँ पर है वेलोसिटी का फंक्शन, ये है 3t², सो 3t² है। और हम पता करेंगे चेंज इन पोजीशन विच इज़ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 1 to 2, ऐसे लिख देता हूँ मैं, 1 सेकेंड to 2 सेकेंड, 1 सेकेंड to 2 सेकेंड। इसके लिए हमें वेलोसिटी के फंक्शन को ऑब्वियसली टी के साथ dt के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, पहले इसे इंटीग्रेट करना होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होगा। इसके रेंज जो है टाइम t1 से लेके t2 तक, इसका मतलब यही बनता है जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं पहला पार्ट तो वैसा ही होगा। इसे जब इनडेफिनेटली हम इंटीग्रेट करेंगे v dt को, दैट मीन हम किसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, v dt को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब ये v का वैल्यू 3t² है, 3t² dt, इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा ही इसे इंटीग्रेट करने से जो होगा, जो हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया था, सिर्फ ये कांस्टेंट हटा देना होता है। t³ जो आया था वही t³ हमें यहाँ पर भी मिलेगा, t³, लेकिन हम कांस्टेंट को ऐड नहीं करते हैं यहाँ पर, ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। हमने क्यों ज़रूरत नहीं पड़ता है इस पर भी बात किया है, वो उन वीडियोज़ में, इंटीग्रेशन के वीडियोज़ में, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स, उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो इसे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो t³ प्लस c मिलता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, और प्लस c को हट देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, सिर्फ यहाँ पर टाइम का रेंज हमें देना पड़ता है। टाइम का रेंज देना पड़ता है, टाइम का रेंज है 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक। तो यहाँ पर हमें करना ये होता है, सबसे पहले ये जो इसे अपर लिमिट कहा जाता है और इसे लोअर लिमिट, दिस इज़ लोअर लिमिट, दिस इज़ अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब इनिशियल वैल्यू, अपर लिमिट मतलब फाइनल वैल्यू, टाइम का जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं या फिर जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टाइम, उसका इनिशियल वैल्यू और उसका फाइनल वैल्यू, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सो पहले तो अपर लिमिट जो है ये 2 जो है, 2 को t के जगह पे पुट करते हैं, सो दैट मीन 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट को t के जगह पे पुट करते हैं 1 का क्यूब, एंड दैट इज़ इक्वल टू 8 माइनस 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 7। चूँकि SI में मेजरमेंट हो रहा तो हम यहाँ मीटर लिख सकते हैं, हमें पता है आंसर जो है मीटर में आएगा। सो 7, मैं सिर्फ 7 रख रहा हूँ अभी, 7 मीटर आप समझ जाइए। सो 7 ये वैल्यू निकल के आया। अब देखिए 7 वैल्यू जो निकल के आया, हमें क्या मिला, चेंज इन पोजीशन विच इज़ डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन हमें 7 मीटर यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा ना इस चीज़ को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चेंज कैसे करता हूँ, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा मैं बदल लेता हूँ यहाँ पर। अब जो है इनिशियली हम मान लेते हैं बॉडी जो है, बॉडी लेट अस से 1 मीटर में था इनिशियली। ठीक यही वाला मोशन होगा, यही वाला एग्जैक्ट मोशन होगा, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं 1 मीटर से। सो 1 मीटर, थोड़ी देर बाद 1 सेकंड बाद t इज़ इक्वल टू 1 में
ये ऑब्वियसली 2 मीटर में पहुंचेगा, 1 मीटर आगे पहुंचेगा क्योंकि शुरुआत 1 मीटर आगे से हो रहा है। एग्जैक्ट सेम मोशन, या फिर हम रेफरेंस पॉइंट थोड़ा पीछे ले जाता है, हम जहाँ से नाप रहे थे, जिस जगह से नाप रहे थे उसे हमने थोड़ा पीछे धकेल दिया। पीछे धकेलने से अब चीज़ें आगे दिखने लगी। जो 0 मीटर था 1 मीटर दिखने लगा, 1 मीटर 2 मीटर दिखने लगा, जो 8 मीटर था वो अब 9 मीटर दिखने लगा, और जो 27 मीटर था वो अभी हमें 28 मीटर दिखने लगा। हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट को पीछे ले गए हम, जिसके कारण कि सारी चीज़ें आगे से होने लगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा, x का जो फंक्शन होगा, x का फंक्शन अब t क्यूब नहीं होगा बल्कि t क्यूब प्लस 1 होगा। इस केस में x का जो फंक्शन निकलेगा दैट इज़ t क्यूब प्लस 1। इसे डिफ्रेंशिएट करने से हमें यही वाला फंक्शन मिलेगा, सेम फंक्शन मिलेगा t क्यूब प्लस 1। यहाँ पर हमने जैसे मान ले 1 हमने जोड़ दिया इसे, तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों में से किसी को, k का वैल्यू अगर 1 होता है, दोनों में से किसी को भी डिफरेंशिएट करें तो हमें 3t² ही मिलेगा। अब ऐसे सोचिए ना, फिजिकल सेंस में सोचिए, मैथमेटिकल सेंस में ना सोचकर कि एक बॉडी मूव कर रहा है। अब जैसे एग्जैक्टली वो मूव कर रहा है वैसे ही मूव कर रहा है सेकंड केस में, लेकिन हम अपना रेफरेंस पॉइंट को थोड़ा पीछे लेके चले गए हैं। बॉडी वैसे ही मूव कर रहा है, या फिर 2 इंसान इसे मेज़र कर रहा है, इसके मोशन को। एक इंसान यहाँ खड़ा है, एक इंसान 1 मीटर पीछे खड़ा है। अब यहाँ से बॉडी मूव करना शुरू किया है। अब ये जो नापेगा ये 0 मीटर से नापेगा, और ये जो नापेगा 1 मीटर से नापेगा। अब बॉडी का मोशन तो वही है, उसका वेलोसिटी हर एक पॉइंट में तो उतना ही है। तो चाहे ये मेज़र करे, पहला बंदा मेज़र करे या दूसरा बंदा मेज़र करे, तो वेलोसिटी उस बॉडी का जो निकल के आएगा, वेलोसिटी का फंक्शन तो सेम होगा दोनों के लिए, है ना। तो दैट मीन यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी इज सेम, विच इज ऑब्वियसली 3t²। वेलोसिटी इज सेम इन बोथ द केसेस, चाहे केस ये हो या चाहे केस ये हो, वेलोसिटी इन बोथ द केसेस आर द सेम। लेकिन पोजीशन का फंक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज कर गया, और यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे केस में अगर हम वेलोसिटी के फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, इनडेफिनेटली इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें ये भी मिल सकता है, हमें ये भी मिल सकता है। ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ से शुरुआत कर रहे हो भाई, इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, या फिर इतने समय में वो बॉडी कहाँ पर है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है ये कहाँ से तुमने शुरुआत किया था वो बता दो, इन एनी वे वो बता दो, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन दे दो जिससे हम यहाँ तक पहुँच सके, और इसे हटा के हम फाइनल जो फंक्शन होगा उस फाइनल फंक्शन तक पहुँच सके। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों नहीं होती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आप ग्राफ में देखें, मैथमेटिकल सेंस से अगर देखें, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या मिलता है, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो हाइट है, दोनों में वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल डिस्टेंस बताता है। अगर मैं इसी कर्व को, यही वाला कर्व, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये पता करना है, और इसी कर्व को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो इस वर्टिकल डिस्टेंस में कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। 2 पॉइंट्स, ऐसे 2 पॉइंट्स, इनके बीच वर्टिकल डिस्टेंस इतना है, इतना वर्टिकल डिस्टेंस है। ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, वर्टिकल डिस्टेंस इतना। अब अगर मैं इस ग्राफ को ऊपर ले जाता हूँ तो ये वर्टिकल डिस्टेंस दोनों पॉइंट में ऊपर ले जाता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं मैथमेटिकली। और फिजिकल सेंस में ये हम कैसे समझ सकते हैं, अब बॉडी का मोशन तो भाई दोनों ही केस में सेम है, दोनों ही सेम बॉडी का मोशन मान ले, सिर्फ ऑब्जर्वर आगे पीछे है। अब ऑब्जर्वर आगे पीछे है तो यहाँ से 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में 1 मीटर से 8 मीटर पहुँचा। अब ऑब्जर्वर थोड़ा सा पीछे चला गया है, मेजरमेंट 1 मीटर से हो रहा है, तो अब 1 सेकेंड से टाइम इज इक्वल टू, यहाँ टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इस बीच का जो डिस्टेंस है ये तो सेम ही रहेगा ना। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में ये इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो सेम ही, वही बॉडी का मोशन है, वही बॉडी मूव कर रहा है, सिर्फ ऑब्जर्वर एक आगे है एक पीछे है। तो आगे वाला ऑब्जर्वर भी देखेगा कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में बॉडी का चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, 7 मीटर का हुआ। और पीछे वाला ऑब्जर्वर भी यही देखेगा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच चेंज इन पोजीशन जो है वो 7 ही मीटर का हुआ। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन चूँकि चेंज इन पोजीशन हमें देता है तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, सिर्फ
डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में फ़र्क यह है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं देता है। वो मैथमेटिकल सेंस में देखा जाए तो जिसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिस कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो एक दूसरा कर्व देता है जिस कर्व का वो डिफ्रेंसिएशन है। मतलब थ्री टी स्क्वायर्ड को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें एक फंक्शन मिलेगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमें फंक्शन देता है, जो फंक्शन जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है जिसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एरिया देता है, एंड दैट एरिया इज इक्वल टू इन दो पॉइंट्स के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमें देता है। तो इसका मतलब अगर आपको समहाउ डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन पता करना है तो उस समय हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मान लें डिस्प्लेसमेंट पता करना हो कितने समय से कितने समय तक के बीच, तो उस केस में हम वेलोसिटी का जो फंक्शन होगा उसे डेफिनेटली इंटीग्रेट कर देंगे। लोअर लिमिट टाइम का इनिशियल वैल्यू, अपर लिमिट टाइम का फाइनल वैल्यू। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। अलग अलग तरह के सिचुएशन में अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, नीट 2016 में पूछा गया, IIT JEE मेंस में पूछा गया, ये बहुत बार पूछा गया। इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। रिसेंटली जो पूछा गया ये 25 जुलाई इवनिंग शिफ्ट में 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर कहा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी का फंक्शन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज, ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी का फंक्शन है ये। अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, अल्फा और बीटा कोई टाइम डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाएंगे या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लगाएंगे? यहाँ पर हम लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि टाइम का रेंज जो है वो टाइम का रेंज गिवन है 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक। तो वेलोसिटी का जो फंक्शन है विच इज़ अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर्ड, हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट, हमें पता करना है डेल्टा एक्स, हमें पता करना है डेल्टा एक्स फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, हमें ये पता करना है। एंड डेल्टा एक्स पता करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा वी डी टी को, और लोअर लिमिट है 1 सेकेंड और अपर लिमिट है 2 सेकेंड। वी डी टी, वी का वैल्यू ये वाला है, सो दैट मीन 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक हम इंटीग्रेट करेंगे, और v के जगह पे अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर्ड, हाँ ठीक, डी टी, इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा। सो थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं। ये बन जाएगा अल्फ़ा टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे हम अल्फ़ा टी डी टी, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, अल्फ़ा टी डी टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी। सो अल्फ़ा टी डी टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा, कांस्टेंट है ये, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, अल्फ़ा इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन, टी का इंटीग्रेशन, टी डी टी का इंटीग्रेशन, टी डी टी का इंटीग्रेशन मतलब टी टू द पावर 1 डी टी का इंटीग्रेशन। सो ये हो जाएगा टी टू द पावर 1 प्लस 1 विच इज़ 2, और यही वाला 2 डिनोमिनेटर में, प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट जो है 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक। सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे मेजरमेंट एसआई में हमें दिख रहा है, तो सेकंड को हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इक्वल टू पहले तो मैं इसे लिख लेता हूँ, अल्फ़ा टी स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और 1 से लेके 2। पहले तो t के जगह पे अपर लिमिट पुट करना होगा, मतलब 2, सो 2 पुट करना होगा। सो अल्फ़ा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस बीटा इंटू 2 का क्यूब विच इज़ 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, पूरा चीज़ माइनस हो जाएगा, माइनस अब लोअर लिमिट 1 विच इज़ अल्फ़ा, 1 पुट करेंगे टी के जगह पे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो अल्फ़ा इंटू 1 इज़ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3, टी के जगह पे, हाँ ये प्लस नहीं होगा क्योंकि पूरा चीज़ माइनस होता है, पूरा चीज़ सब्ट्रैक्टेड होता है, तो यहाँ पर ये माइनस होगा ऑब्वियसली,
क्योंकि पहले अपर लिमिट पुट करते हैं हम पूरे फंक्शन में, ये जो भी फंक्शन है इस पूरे फंक्शन में टी के जगह पे अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट, टी के जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। वेल ठीक है, अब यहाँ से जगह थोड़ा कम है, अब यहाँ से कलर थोड़ा बदल दूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो यहाँ से 4 यहाँ इसे मैं काट ही देता हूँ, सो ये 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, या ऐसे भी कह सकते थे हम 4 इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, मतलब अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन अगर ले लेते हैं, सो 4 माइनस 1 इज़ 3, सो 3 इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर 8 बीटा बाई 3, और ये सिर्फ बीटा बाई 3, मतलब 8 माइनस 1 इज़ 7, सो 7 बीटा ओवर 3, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो 3 अल्फ़ा ओवर 2 या 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू बीटा, यहाँ पर हमें वो ऑप्शन दिख रहा है 3 डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 बीटा। सो इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मेंस में पूछा गया है 17 मार्च इवनिंग शिफ्ट में 2021 में। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय दिस, इस फंक्शन से, टाइम के फंक्शन से गिवन है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए वेलोसिटी का फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उसे हम इनडेफिनेटली इंटीग्रेट करेंगे। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हम प्रॉपर फंक्शन पता कर लेंगे, और फिर उसके बाद टाइम इज़ इक्वल टू 1 में वो जहाँ पर सिचुएटेड होगा वो पता कर लेंगे। वैसे भी x इज़ इक्वल टू 0 और टाइम इज़ इक्वल टू 0 वहाँ से, हाँ ठीक है, पहले तो मैं इसे इंटीग्रेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर v इज़ गिवन एज, वेलोसिटी का फंक्शन जो है ये गिवन एज v0 इज़ अ कांस्टेंट, g इज़ अ कांस्टेंट प्लस f इज़ अ कांस्टेंट एंड ft स्क्वायर्ड। हम करेंगे इसे इंटीग्रेट, हमें क्या मिलेगा, हमें x का फंक्शन मिलेगा। x का फंक्शन हमें मिलेगा जब हम v dt को इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर इंटीग्रेट हम कर रहे हैं v0, v के जगह पे v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर्ड dt। नॉर्मली इसका मतलब ये होता है, पिछले केस में मैंने नहीं दिखाया था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ v0 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gt dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ft स्क्वायर्ड dt। इसका मतलब ये होता है, इसे स्प्लिट कर देंगे तो। अब यहाँ से v0 dt, इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो v0 इज़ अ कांस्टेंट, dt को इंटीग्रेट करने से t, अगर आपने इंटीग्रेशन के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो बहुत सारी चीज़ें शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कैसे हो रहा है, तो आप इंटीग्रेशन के वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। सो यहाँ जी टी डी टी, दैट मीन ये हो जाएगा जी टी डी टी को इंटीग्रेट करने से टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से एफ टी स्क्वायर डी टी, सो एफ तो कांस्टेंट है, एफ इंटू टी स्क्वायर डी टी के लिए टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। सो ये हमें x का फंक्शन मिल गया यहाँ पर, x का फंक्शन, हाँ आई एम सॉरी, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें जोड़ना होगा। यहाँ फिर आगे हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, मतलब गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 0 में या t इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू 0 है, तो वो वाला वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में, ये वाला इक्वेशन जो होगा x इज इक्वल टू दिस वन, यहाँ मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब x का वैल्यू 0 इज इक्वल टू दिस विल बिकम 0, क्योंकि टाइम 0 है तो यहाँ पर 0 है, प्लस ये भी 0 हो जाएगा बिकॉज t इज इक्वल टू 0 प्लस c, हैंस इट गिव्स अस c इज इक्वल टू 0। मतलब x का जो फंक्शन हमें मिलेगा, प्रॉपर फंक्शन में ये c चला जाएगा यहाँ से। नाउ दिस बिकम्स द प्रॉपर फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय दिस फंक्शन। हमें ये पता करना होगा, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 1, सो एट t इज इक्वल टू 1
हमें x का जो वैल्यू मिलेगा t इज इक्वल टू 1 में, वो x का वैल्यू होगा v0 प्लस g/2 प्लस t का वैल्यू 1 पुट कर दें यहाँ पर f/3। सो ये x का वैल्यू है एट 1, x का वैल्यू है टाइम इज इक्वल टू 1 में, टाइम इज इक्वल टू 1 में x का ये वैल्यू है, एंड टाइम इज इक्वल टू 0 में, टाइम इज इक्वल टू 0 में x का वैल्यू 0 है। सो टाइम इज इक्वल टू 1 में ये वैल्यू है और टाइम इज इक्वल टू 0 में x का वैल्यू 0 है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली x1 माइनस x0 होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियली ये 0 में था, तो फिर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू दिस वन, v0 प्लस g/2 प्लस f/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने जो अब तक पढ़ा है उससे थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पर थोड़ा और भी हमें कॉमन सेंस यूज़ करना होगा, कुछ ट्रिक यूज़ करना होगा। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इज इक्वल टू b इंटू रूट एक्स। ये जो x है, x इज पोजिशन, तो यहाँ पर सिंपली ये टाइम का फंक्शन नहीं है, ये x का फंक्शन गिवन है। तो फिर इसे डायरेक्टली हम dt के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके हम पोजीशन नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन यहाँ पर अपीयर कर रहा है, खुद पोजीशन अपीयर कर रहा है। सो पोजीशन ऐसे पता नहीं किया जा सकता है। अब इसे जब इंटीग्रेट करेंगे इट विल बी फंक्शन ऑफ पोजीशन, वैसे भी पॉसिबल नहीं है सिंपली ऐसा इंटीग्रेट करना, इट विल बी द फंक्शन ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन का फंक्शन कैसे हो सकता है? पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन। सो यहाँ पर आप देखिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर एक बार हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर आप एक बार देख लें कि v को हम dx dt कह सकते हैं। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, सो दैट विल बी इक्वल टू b रूट x। तो यहाँ पर आप गौर करें, x अपीयर कर रहा है, t अपीयर कर रहा है, मतलब x t का कैसा फंक्शन है, x का फंक्शन हम यहाँ से पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x और t है। सो x कैसा फंक्शन है टाइम का, वो हम पता कर सकते हैं, x जो टाइम का फंक्शन होगा वो पता कर सकते हैं। फिर वहाँ से v टाइम का कैसा फंक्शन होगा वो हम पता कर सकते हैं, उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो। सो यहाँ पर सबसे पहला काम हमें करना होगा, x कौन सा फंक्शन है, x टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, वो हमें पता करना होगा। तो फिर इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, सबसे पहले x वाले टर्म को एक तरफ ले जाते हैं। सो ये बन जाएगा 1/√x dx। इसके लिए बेहतर होगा अगर, हाँ ठीक है, 1/√x dx नहीं, ठीक है, ऐसा ही ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू b dt। अब यहाँ से हम x कैसे पहुँच सकते हैं? अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दे तो हम x तक पहुँच सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट अगर हम कर देते हैं इसे और इसे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एक तरफ x का फंक्शन मिलेगा और दूसरे तरफ टाइम का फंक्शन हमें मिलेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, 1/√x को हम ऐसे लिख लेते हैं ना, x टू द पावर नेगेटिव हाफ, x टू द पावर नेगेटिव हाफ इज 1/√x, x टू द पावर नेगेटिव हाफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b dt। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ x का फंक्शन है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा x टू द पावर नेगेटिव हाफ प्लस 1, और वही वैल्यू जो यहाँ पर बनेगा वही वैल्यू डिनोमिनेटर में नेगेटिव हाफ प्लस 1, ये इस साइड से बन गया। और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, वो तो बाद की बात है, उसे हम एक ही बार में जोड़ देंगे। सो सम कांस्टेंट, चलिए मैं लिख देता हूँ वरना कन्फ्यूजन होगा। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इधर इज इक्वल टू, इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सो b तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ले जाते हैं और dt को इंटीग्रेट करने से हमें t मिलता है, और यहाँ से भी हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा। दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस को एक साथ जोड़ के हम कांस्टेंट कह सकते हैं। सो दोनों को जोड़ देते हैं ना एक साथ, सो दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं,
एक साथ ले जाते हैं और C1 और C2 मिल के, दैट C2 माइनस C1 होता है यहाँ पर, C2 माइनस C1 मिल के ये C बन रहा। नाउ दिस C इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ यहाँ पर आप देखिए ये बन जाएगा x टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, यहाँ से हाफ बना, नेगेटिव हाफ प्लस 1 इज़ हाफ, इज़ इक्वल टू BT प्लस C। और इसका मतलब होगा ये हाफ डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो 2 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये इसका मतलब होगा स्क्वायर रूट ऑफ x। सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इज़ इक्वल टू BT प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वेल यहाँ पर देखिए एक ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हटाने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि अज्यूम दैट अ पार्टिकल इज़ एट ओरिजिन मतलब एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, एट टाइम इज इक्वल टू 0। सो टाइम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि टाइम इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू 0 है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि एट t इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0। अब वहाँ से ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, सो यहाँ से 0 इज़ इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, इज़ इक्वल टू BT, ये भी 0 हो गया, प्लस C, इट गिव्स अस C इज़ इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से चला गया। सो जो हमें ये फंक्शन मिला कि 2 रूट x, चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ। सो 2 रूट x इज़ इक्वल टू BT। हमें x और t के बीच फंक्शन बनाना, हम टाइम का फंक्शन कैसे बनाते हैं पोजीशन का, x इज़ इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम, t स्क्वायर्ड हो सकता है, t क्यूब हो सकता है। तो यहाँ इसे हमें x में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें v मिलेगा। तो इसे हमें x में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने से हमें मिलेगा 4x, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर x, एंड दिस विल बिकम b स्क्वायर t स्क्वायर। एंड इसी का मतलब ये होगा कि x इज़ इक्वल टू b स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, b स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये बन गया x का वैल्यू। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलेगा। हम क्यों करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर सवाल को अगर आप देखते हैं तो हमें ये पता करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ। अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जो स्पीड होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वही होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम होता है। हाँ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हमेशा होगा, इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। मतलब वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू टाउ, आप याद रखें कि इस समय जो उसका स्पीड होगा वो पता करना है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता करना है t इज इक्वल टू टाउ में। तो हमें वेलोसिटी का फंक्शन अगर मिले, टाइम का फंक्शन अगर मिले, वेलोसिटी का टाइम का फंक्शन अगर मिले, मतलब टाइम के फॉर्म में फंक्शन अगर मिले, तो फिर हम वहाँ से ये पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, थोड़ा कलर बदल दो, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx dt, मतलब x के फंक्शन को डिफरेंशिएट हम कर देंगे, ये वाला जो फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/4 b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इसे तो हम कांस्टेंट की तौर पे बाहर रखेंगे। और t स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, t स्क्वायर्ड को, तो यहाँ पर एक बार मैं देख लेता हूँ, bt 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 bt, ठीक है, ये 2, हाँ ठीक है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और t स्क्वायर को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उस समय हमें मिलेगा 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1 इज़ 1, यही वाला 2 बाहर आया यहाँ पर। अब ये 2 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू b स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 2। एट हमें क्या पता करना है, एट t इज इक्वल टू टाउ, इस समय हमें वेलोसिटी पता करना है, स्पीड पता करना है, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो दैट टाउ समय में जो वेलोसिटी होगा दैट इज इक्वल टू t के जगह पे टाउ पुट कर दे। सो b स्क्वायर
t के जगह पे टाउ डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर b स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई 2 b स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई 2 दिस इज b स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इस तरह से हम वेलोसिटी के फंक्शन से पोजीशन के फंक्शन में पहुंच सकते हैं या फिर चेंज इन पोजीशन में पहुंच सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम एक्सीलरेशन समझ जाए विच इज़ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, उसे समझने के बाद हमें और भी बहुत सारी चीज़ें और भी ये डोमेन जो है पूरा खुल जाएगा और भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सीलरेशन पे बात करेंगे। हाँ, एक बात और कि वेलोसिटी से ही एसोसिएटेड और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि किस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगा या किस समय वेलोसिटी जो है मिनिमम होगा, इस तरह की चीज़ें एक्सीलरेशन सीखने के बाद अगर हम उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन पे बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।